बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इस सवाल में हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके आपने किसी रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। अब सवाल की स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखेंगे आप कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम के इक्वल है। एक बात आपको ये बताई जा रही है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ का क्या ताल्लुक है। फिर बताया जाता है कि द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है कि रेक्टेंगल के जो पैरामीटर है वो 150 सेंटीमीटर के इक्वल है। सवाल में पूछा जाता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होती है। तो ज्योमेट्री की एक ऐसी 4 साइडेड फिगर को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल हो और एडजेसेंट साइड्स के दरमियान बनने वाला जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी 4 साइडेड फिगर, तो इसमें इस साइड ए बी की लेंथ इस साइड सी डी की लेंथ के इक्वल है और इस साइड ए डी की लेंथ जो है वो इस साइड बी सी की लेंथ के क्या है, इक्वल है। सो दैट इज वाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हम क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। और बिकॉज यहाँ पर ईच वर्टेक्स पे यहाँ पे बनने वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का। ये दो कंडीशंस हैं। तो रेक्टेंगल तो क्लियर होगी कि रेक्टेंगल ज्योमेट्री की कौन सी शेप होती है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास जो 4 साइड्स हैं और इसमें से हम लोग यहाँ पे 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक लेंथ और एक विड्थ। ठीक है। रेक्टेंगल में याद रखनी है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा विड्थ से बड़ी होती है। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। लेंथ विड्थ से हमेशा बड़ी होती है। तो आप ये देखें, ये साइड हमारे पास ए बी की लेंथ बड़ी है और बी सी की लेंथ छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे ये लेंथ हमारे पास ए बी आ गई और विड्थ हमारे पास क्या आ गई जी, यहाँ पे बी सी है। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ विड्थ से ज़्यादा बड़ी हो तो वो हमारे पास क्या हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल में अब एक बात और याद रखेंगे आप, यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो अपने विड्थ के 4 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक तो न लेंथ का पता है न विड्थ का पता है, तो यहाँ हम लोग यहाँ लेंथ भी अननोन है और विड्थ भी अननोन है। ठीक है। तो यहाँ हम लेंथ को नाम दे देते हैं y का और जो हमारे पास विड्थ है उसको हम नाम देते हैं x का। इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगा जी, x बन गई साइड, ये विड्थ, और ये लेंथ हमने क्या ले ली जी, y कंसीडर कर ली। हमने खुद से नाम दे दिया। सपोज कर लिया कि हमारे पास जो लेंथ है वो है y और जो ये विड्थ है वो है x। ये भी विड्थ है, ये बी सी भी विड्थ है, ए बी भी लेंथ है और सी डी भी लेंथ, जिसको नाम दे दिया हमने y का। ठीक है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू वाई, डी सी इज इक्वल टू वाई और ए डी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स ले लिया। ये हमने एक्सपोज कर लिया। सवाल सॉल्व करते हुए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर सिर्फ आपको समझाने की खातिर बनाई गई है। ये बात क्लियर हो गई हमें। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ है। लेंथ विड्थ के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो सबसे पहले तो आपने जो कुछ अब तक किया वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ हम सपोज कर लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल की लेंथ को जो आपने सपोज किया वो क्या लिया जी, y, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या ले लिया हमने, x ले लिया। ठीक हो गया। यहाँ हमने लेंथ को हमने y सपोज कर लिया और विड्थ को हमने क्या सपोज कर लिया, x के इक्वल। अब इसमें देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब सवाल हमें क्या बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। अब उसको गौर से देखते हैं। एक तो बताया जा रहा है तो लेंथ जो है वो विड्थ के 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, ठीक है, यहाँ बल्कि हम लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स विड्थ। अब यहाँ पे देखें जी, लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ को क्या नाम दिया हुआ है आपने, लेंथ को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है y का, और इज इक्वल टू 4 वैसे ही आएगा, टाइम मतलब मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई विड्थ, और विड्थ की वैल्यू हमने क्या रखी हुई, क्या नाम दिया हुआ जी, x का, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 टाइम्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई विड्थ, और ये आ जाएगा जी 4x आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई, y इज इक्वल टू 4x। इसमें थोड़ा तरतीब चेंज करके हम इसको ज़रा एक ही साइड पर लेकर आते हैं जी। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लें। ऐसा करते हैं, y उधर जाएगा, क्या बन जाएगा जी, वहाँ पे जाके 4x माइनस 0, और लेफ्ट साइड पर रह गया 0। इस इक्वेशन को हम ज़रा सही डायरेक्शन में लिख दें, सॉरी यहाँ पे y आना था ना, बन जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है। उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में से एक हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अगेन हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। ठीक है जी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ की वैल्यू क्या है जी, y नाम दिया हुआ है, विड्थ को हमने x कहा हुआ है, तो इज इक्वल टू 150, और 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या कर देगा जी, डिवाइड कर देगा। तो ये बनेगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, और 150 को जब 2 पे आप कटिंग करेंगे तो ये आ जाता है 75, 2 1 और 75। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई जी, y प्लस एक्स को मैं लिख रहा हूँ तरतीब लगा के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ले जी, ये एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई, जो कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जी। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया, और ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं जी, लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम क्योंकि यहाँ पे मेथड जो यूज़ करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसी सवाल को आपने दोनों तरीक़ों से करना है। पहले पार्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, और सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है इसमें आपने क्रैमर रूल की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला स्टेप बनेगा जी, इसको आपने राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ दी हुई इक्वेशन को आपने किस में लिखना है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आएंगे सबसे पहले। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपने एक मैट्रिक्स बनानी होती है यहाँ पर, कौन सी भला, जो कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, एक मैट्रिक्स उस पर, y का कोफिशिएंट क्या है, पहली इक्वेशन में -1 लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये पहली मैट्रिक्स बन गई। फिर आपने एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी होती है, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिखना होता है, हमारे पास जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इक्वेशन में वो एक x है और एक y है। ठीक है,
अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे इन इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इज इक्वल टू एक और कॉलम मैट्रिक्स में आपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं 0 और 75 उनको लिख दिया। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ तो ये जो पहली मैट्रिक्स लिखी हुई इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल एक्स, और इसको नाम दे दूँ कैपिटल बी मैट्रिक्स का। याद रखें मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ मैं लेट कर लूँगा जी, लेट ए नाम दूंगा इस मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 4 -1 1 1। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है यहाँ पे वेरिएबल वाली मैट्रिक्स कैपिटल एक्स का नाम दे रहे हैं हम, और उसको नाम दे दिया जी एक्स वाई का। ठीक हो गया, ये बन गई हमारे पास। और इसके अलावा जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको नाम देते हैं हम लोग मैट्रिक्स बी का। ठीक है जी, मैट्रिक्स बी का भी हम नाम देने जा रहे हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स को। ये बन गई 0 75। अच्छा, अब अगर ये नाम दे दिया है, इन नामों को अगर इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मुराद है इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। और आप देखें वेरिएबल जो हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर हैं वो नाम दिया हुआ है कैपिटल एक्स का। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो इसमें दोनों वेरिएबल एक्स और वाई का भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स इक्वेशन से इस एक्स को निकालने के लिए आप देखें लेफ्ट साइड पे ये मैट्रिक्स ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड से आप ए इनवर्स से क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो यही पढ़ी हुई हमने कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारे पास जो आंसर देंगी वो दे देंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन गया। अब आई को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, जस्ट मैट्रिक्स एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको जिस मर्जी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आई मल्टीप्लाई एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये बन गया हमारे पास तरीक़ाकार जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स मैट्रिक्स ए के इनवर्स को मैट्रिक्स बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट मैट्रिक्स एक्स। सो दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कि जिसमें आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया और इन्वर्स लेकर उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई किया, देन यू गॉट द मैट्रिक्स एक्स। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब जस्ट हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे, उसे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो इक्वल आ जाएगा कैपिटल मैट्रिक्स एक्स के, जिसकी मदद से वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई दोनों आंसर आ जाएंगे, यानी कि लेंथ भी आ जाएगी और विड्थ भी आ जाएगी। सबसे पहले तो फिर इसका मतलब है हमें ए इन्वर्स मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन के मुताबिक। तो ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो मूव करते हैं जी सबसे पहले स्टेप पे, यानी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की तरफ। उसके लिए आपने दो स्ट्रेट लाइन्स लगानी है, ए के साथ यहाँ पे भी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आएगी मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 - 1 एंड 1 1,
और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं जी, उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो डायगोनल है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे माइनस करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये बनेगा जी 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू -1। याद रखें कि डिटर्मिनेंट निकालते हुए हमेशा इनकी प्रोडक्ट के दरमियान क्या आता है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसको जी सॉल्व करते हैं हम। तो 4 1 का क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 1। 4 + 1 करें तो ये आंसर आ गया हमारे पास जी 5। तो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकल आया 5, जो कि एक क्या है, नंबर है। तो मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेते हैं कोई ना कोई रियल नंबर ही आंसर में आता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट दरअसल एक मैट्रिक्स ही होती है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो आंसर एक नंबर आता है, रियल नंबर, जबकि अगर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जाए तो आंसर में एक मैट्रिक्स होती है। और वो कैसी मैट्रिक्स होगी, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है जी, ये प्राइमरी डायगोनल हमारे पास कहलाता है। और इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसके प्राइमरी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको हम इंटरचेंज कर देंगे। 1 इधर आ जाएगा और 4 आ जाएगा इधर। इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे और इसके अलावा इन दोनों के साइन चेंज। तो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे -1 है, हम इसे कर देंगे प्लस का 1, प्लस लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का 1 है, हम लोग कर देंगे इसका साइन चेंज करके माइनस का 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स का आपने ले लिया है एडजॉइंट। अब अगर एडजॉइंट ले लिया तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ए का इन्वर्स, दोबारा से फार्मूला लिख देते हैं, वो इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 1 यहाँ पुट करेंगे ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो निकाली हुई है 5। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है जी 5, और यहाँ पे आएगी एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, आप देखें हमारे पास 1 1 -1 4। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया था कि जब आपका मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए यानी कि ज़ीरो से हटकर कोई भी आंसर आ जाए, तो सवाल आगे कैरी ऑन करना है आपने। अगर यहाँ पे आंसर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन सेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न भी ये है कि असल में जब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 1/, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ अगर मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि अगर यहाँ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो सवाल आगे नहीं चलाएंगे। यहाँ आप लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ सेंटेंस लिख देंगे सो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन सेट क्या करेगा जी, एग्जिस्ट। ये मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे आपने ये सेंटेंस लिख देंगे, रीज़न भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखें ए का इन्वर्स का आंसर निकाल लिया। अब ये जो ए इन्वर्स का आंसर निकाला, इसको इस इक्वेशन के अंदर, अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूँ, इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देंगे, अब हम पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे पुट करते हैं तो x के बदले x की वैल्यू xy, मैट्रिक्स आ गई, इज इक्वल टू ए इन्वर्स। इन्वर्स का आंसर है 1/5 इंटू मैट्रिक्स आएगी 1 1 -1 4, और यहाँ पे लिखा हुआ b, तो मैं यहाँ पे b पे क्या कर दूंगा जी, b मैट्रिक्स की वैल्यू वो है 0.75, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में ये 1/5 एक स्केलर नंबर, एक रियल नंबर है, इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ हम दोनों मैट्राइसिस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
ये बात हमने पढ़ी हुई कि दो मैट्रिक्स को आप सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज़ की तादाद के इक्वल हो। तो यहाँ पे कॉलम गिने तो 2 हैं, इस मैट्रिक्स की रोज़ गिने तो वो भी 2 हैं। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब करना कैसे है, उसके लिए इस पहली आपने रो की तमाम एंट्रीज़ को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कॉलम है ही एक, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में लाजमी तौर पे प्लस लगाएंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 75, 1 मल्टीप्लाई 75। अब और कॉलम होता तो हम करते हैं, यहाँ पे कॉलम है ही नहीं, और यहाँ मैट्रिक्स हम करते हैं क्लोज। फिर अब यही काम रिपीट करेंगे जी दूसरी रो के साथ। पहली एंट्री -1 को यहाँ कॉलम की पहली एंट्री 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -1 मल्टीप्लाई 0, प्लस करना है लाजमी तौर पे। दूसरी एंट्री 4 को यहाँ मौजूद दूसरी एंट्री 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 75। ठीक हो गया जी। तो देखिए जी हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई लेफ्ट साइड पे चल रहा है साथ साथ आपके, इज़ इक्वल टू 1/5, और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 1 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा जी 0, 1 मल्टीप्लाई 75 75, -1 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 इज़ अ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, प्लस 4 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 300। ठीक हो गया, ओके हो गया। इसके बाद आ जाएगा 1/5, और 0 प्लस 75 करें 75, 300 प्लस 0 आ गया जी 300, साथ साथ एक्स वाई ये कॉलम मैट्रिक्स साथ साथ चल रही है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये जो 1/5 है इस 75 के साथ अलहदा और 300 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। दिस टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कोई हमारे पास जो रियल नंबर होता है किसी मैट्रिक्स के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ हमने की थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 1/5 मल्टीप्लाई 75, 1/5 मल्टीप्लाई 300 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे हो रही है कटिंग, 5 1 5 और 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये इसके बाद ये 5 1 5 एंड 5 6 30 एंड 0। तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे जो मैट्रिक्स बन गई 15 1 15 और 61 60, तो ये आ गया 15 और 60, और लेफ़्ट साइड पे क्या साथ साथ चल रहा था जी एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स साथ साथ चल रही है जी। अब ये हमारे पास बन गया जी एक्स, इसका अच्छा यहाँ पे देखिए गौर से, ये दो मैट्राइसिस हैं, लेफ्ट पर भी एक मैट्रिक्स है और राइट साइड पे भी क्या है एक मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। ऑर्डर तो हमें सेम नज़र आ रहे हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है जी 2/1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/1, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। यहाँ खुद हमने इक्वल कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ कहा हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे सेंटेंस फॉर इक्वल matrices corresponding entries are same। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है जी, सेम है। अगर सेम है सो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी एंट्री x जो है जो कि पड़ी हुई है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इज इक्वल टू यहाँ पड़ी हुई एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की 15 के इक्वल होगी, एंड और ये y है जो कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ मौजूद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़े हुए 60 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास x और y आ गया, और x को हमने x ने किसको डिनोट किया हुआ था वो आप बता दें। सो रिक्वायर्ड लेंथ, हमने तो इसकी डायमेंशंस निकालनी थी, डायमेंशन से मुराद लेंथ और विड्थ बतानी थी। सो रिक्वायर्ड लेंथ, और यहाँ लिखेंगे जी रिक्वायर्ड विड्थ। अब देखें इन द बिगिनिंग हमने लेंथ किसका नाम दिया था और विड्थ को, लेंथ को कहा था y, और वो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 60, और जो विड्थ हमने नाम दिया था x का, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रेक्टेंगल की यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से लेंथ और विड्थ निकाल ली, जो कि दोनों ही अननोन थे। ठीक है, अच्छा एक बात, एक और बात बताते जाएं आपको
कि हमारे पास जो इन द बिगिनिंग आपने रेक्टेंगल ली थी उसमें हमने इस तरीके से कहा था कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये हमने नाम दिया था इसको लेंथ का। लेंथ को हमने y से रिप्रेजेंट किया था और विड्थ को हमने x कहा था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको लेंथ को हमेशा y ही कहना है। अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे x लिख दूँ, यानी कि लेंथ को अगर मैं सपोज कर लूँ कि x के इक्वल था स्टार्ट में ही और विड्थ को मैं नाम दे देता y का, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन जो कि हमने स्टार्ट में ली थी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास था लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ये था, तो हमने लिखा था y इज इक्वल टू 4x कहा था एक इक्वेशन के अंदर। लेकिन जब आप x की जगह y और y की जगह x ले लोगे कंसीडर, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी ऐसे x इज इक्वल टू 4y। अब कुछ भी कर ले, आंसर ने यही आना। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x में या x इज इक्वल टू 4y में हमारे पास आंसर यही आता। ठीक है, और तो लेंथ जो होती है वो निकलेगी हर सूरत में 60 और विड्थ निकलेगी यहाँ पे 15। ये बात ठीक है। तो इन द बिगिनिंग अगर आप नाम चेंज करते हो, x की जगह y, लेंथ को x कंसीडर कर लो और विड्थ को आप लोग y कंसीडर कर लो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इक्वेशंस का इन द बिगिनिंग चेंज हो जाएगा और हमने सॉल्व तो उसी तरीके से करना है, प्रोसीजर में कहीं पे कोई कमी नहीं आएगी। होपफुली कि ये सवाल अच्छे से समझ आएगा और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप पे एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, वो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बाकी साथियों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा बेल बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का भी साथ साथ पता चलता रहे। थैंक यू।